नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण गुप्ता आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यायावर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी स्थापना कब, कहाँ और किसने की थी। इसी के साथ आज हम इस वीडियो में एक शासक के बारे में पढ़ेंगे जो कि इतिहास का सबसे खूंखार शासक माना जाता है। जब भी हम ऐसे शासक को याद करते हैं तो हमारी कल्पना में एक ऐसी तस्वीर आती है जैसे कि एक विश्व विजेता, नगरों को ध्वस्त करने वाला और एक ऐसा व्यक्ति जो कि हजारों लोगों की मृत्यु के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि ऐसा शासक था कौन। दोस्तों, उस शासक का नाम है चंगेज खान, जिसका वास्तविक या फिर बचपन का नाम था तेमुजिन। चंगेज खान था कौन? तो दोस्तों, चंगेज खान एक मंगोल था। दोस्तों, बात आती है कि ये मंगोल कौन थे। तो मंगोल विविध जन समुदायों का एक निकाय था जो कि मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेशों में, जो कि आधुनिक मंगोलिया देश है, उसके आसपास में अपना जीवन यापन करते थे। ये लोग कबीलों के रूप में रहते थे जिनमें दो मुख्य वर्ग थे। एक वर्ग था पशुपालक वाला वर्ग, दूसरा था शिकारी संग्राहक वाला वर्ग। तो पशुपालक वाला जो वर्ग था वो पशुओं का पोषण करके अपना जीवन यापन करते थे, जबकि शिकारी संग्राहक वर्ग ग्रीष्म काल में शिकार करते थे और उन्हें शीत ऋतु के लिए संचित करके रखते थे ताकि वो उनका बाद में सेवन कर सके। तो इन्हीं के साथ मंगोल कबीलों के साथ में तुर्की कबीले भी थे। तुर्की कबीले और मंगोल कबीले दोनों की भाषा एक जैसी थी, समानता थी दोनों की भाषा में। इसलिए मंगोल कबीले और तुर्की कबीलों, इन दोनों के मध्य संबंध स्थापित हुए। इसी के साथ चंगेज खान ने मंगोल कबीले और तुर्की कबीले दोनों को मिलाकर एक परिसंघ बनाया, महासंघ बनाया, जिससे यायावर साम्राज्य की नींव स्थापित हुई। दोस्तों, चंगेज खान का जन्म 1162 ईस्वी में हुआ था और मंगोलिया के उत्तरी भाग में एक नदी बहती है जिसका नाम है ओनो नदी, इसके निकट हुआ था। इनके पिता का नाम येसुजेई था। चंगेज खान का प्रारंभिक जीवन बड़ी ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। इनके पिता की अल्पायु में ही हत्या कर दी गई थी। एक के मंगोली वर्ग था कैराइटो, उनके द्वारा इनके पिता की हत्या की गई। इसके बाद इनका खुद का अपहरण हुआ और इन्हें दास बना लिया गया था। इसके बाद जब इन्होंने बोल्टे के साथ विवाह किया, उसके उपरांत इनकी पत्नी का भी अपहरण कर लिया गया, जिसे छुड़ाने के लिए फिर इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी और अनेक मित्र बनाए। इन मित्रों की मदद से उन्होंने अपने पिता के हत्यारों, जो कि कैराइट थे, उनके विरुद्ध 1203 ईस्वी में अभियान छेड़ा और उन्हें पराजित किया। इसके बाद 1206 ईस्वी में स्टेपी क्षेत्र की राजनीति में ये सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभरे और इन्हें चंगेज खान यानी समुद्री खान की उपाधि दी गई। समुद्री खान या फिर चंगेज खान की उपाधि ग्रहण करने के बाद इन्होंने सबसे पहले चीन पर अपनी विजय की मंशा प्रकट की, जो कि उस समय 3 राज्यों या फिर 3 क्षेत्रों में विभक्त था। पहला क्षेत्र था उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, जो कि सिसिया वंश के अधीन था। दूसरा क्षेत्र था उत्तरी क्षेत्र, जो कि चिन वंश के अधीन था। और तीसरा क्षेत्र दक्षिणी क्षेत्र, जो कि सुंग वंश के अधीन था। उसके बाद इन्होंने 1209 ईस्वी में सबसे पहले चीन के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, जो कि सिसिया वंश के अधीन था, उस पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। उसके बाद इन्होंने 1213 ईस्वी में चीन की विशाल दीवार पर अतिक्रमण किया। उसके बाद 1215 ईस्वी में चीन के उत्तरी क्षेत्र में स्थित पैकिंग नगर को लूटा। उसके बाद 1219 से 1221 2 सालों के अंदर इन्होंने बुखारा, समरकंद, बल्ख, गुरगंज, मर्व, निशापुर, हेरात आदि में अपना आधिपत्य स्थापित किया, जो कि मध्य एशिया में उपस्थित थे।
जिन भी नगरों ने इनका प्रतिरोध किया या फिर इनको अपना स्वामी या सर्वे मानने से इनकार कर दिया, उनका इन्होंने विध्वंस कर डाला। इनके विध्वंस को आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब ये निशापुर में घेरा डालने गए या फिर अपना आधिपत्य स्थापित करने गए, तो वहाँ एक मंगोल राजकुमार की हत्या कर दी गई। तो चंगेज खान ने अपनी सेना को आदेश दिया कि इस नगर को इस तरह विध्वंस किया जाए कि संपूर्ण नगर में हल चलाया जा सके। आप समझ सकते हैं दोस्तों कि संपूर्ण नगर में हल चलाना मतलब कि सारे नगर में जो भी कंस्ट्रक्शन का काम है, मकान हो या फिर मंदिर हो, सबको नष्ट कर दिया जाए। इसके बाद इन्होंने अपने प्रतिशोध को उग्र रूप देने के लिए एक ऐसा संहार किया जाए कि नगर के समस्त बिल्ली और कुत्तों तक को भी जीवित नहीं छोड़ा। उस टाइम इन्होंने निशापुर में लगभग 17.5 लाख लोगों का जीवन समाप्त किया। फिर 1222 ईस्वी में इन्होंने हेरात पर आधिपत्य करने में लगभग 16 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया। आप मंगोल साम्राज्य को इस मानचित्र में देख सकते हैं। ये रसिया वाला क्षेत्र जिसकी राजधानी मॉस्को, ये मंगोलिया वाला क्षेत्र है, चाइना इसमें आ गया, तिब्बत आ गया। ये मध्य एशिया में यहाँ पर इराक ईरान वाला एरिया आ गया, ये वाला एरिया। अफ़गानिस्तान वाला एरिया आ गया, ये यहाँ पर ईरान इराक वाला एरिया ये ब्लू कलर में है। ये सारा इतना एरिया मंगोलों के अधिकार में था। दोस्तों अब देखते हैं कि चंगेज खान या फिर मंगोलों की सफलता का कारण क्या था। जैसा कि दोस्तों हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि मंगोल कबीलों के रूप में रहते थे, जिनमें दो मुख्य वर्ग थे, एक था पशुपालक वर्ग और दूसरा था शिकारी संग्राहक वर्ग। तो दूसरा जो वर्ग था शिकारी संग्राहक वर्ग, उसने भागते हुए तीर चलाने की अपनी प्रतिभा को इस तरह विकसित किया कि वो मंगोलों के अपने साम्राज्य के विस्तार में बहुत ही उपयोगी साबित हुई। शिकारी वर्ग को बहुत ही अभ्यास हो गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं इस चित्र में, एक मंगोल सैनिक घोड़ा भाग रहा है और वो भागते हुए घोड़े पर भी तीर चलाकर अपना शिकार कर रहा है। नेक्स्ट दोस्तों, अब हम मंगोल परिवार या फिर चंगेज खान के उत्तराधिकारी के बारे में जानेंगे। तो मंगोल खान की पत्नी बोर्टे के 4 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र था जोची, जिसको मंगोल चंगेज खान ने रूसी स्टेपी प्रदेश पर आधिपत्य करने का आदेश दिया। रूसी स्टेपी प्रदेश आप मानचित्र में देख सकते हैं, जैसे कि ये गोल्डन वाला एरिया, ये मॉस्को वाला एरिया, रसिया वाला एरिया है, ये था जोची के अधिकार में। फिर नेक्स्ट जो इनका बेटा था वो था चगताई। तो चगताई वाला एरिया आप देख सकते हैं, ये वाला है ग्रीन वाला एरिया, जिसमें बुखारा, समरकंद, ताशकंद, वल्ख, ये वाला एरिया था चगताई के पास। इसके बाद में इनके थर्ड पुत्र का नाम था ओगोदेई, जिसको इन्होंने अपना उत्तराधिकारी स्वीकार किया और उसने 1227 से 1241 के मध्य शासन किया। उसके बाद में इनका चौथा बेटा था तलुई, जिसको इन्होंने मंगोलिया वाला राज्य दिया। जोची के एक पुत्र था बातू, जिसने जोची जिसको कि रूसी स्टेपी प्रदेश दिया गया, उसमें ही अपना साम्राज्य का विस्तार किया और ये यूरोप तक ले गया। यहाँ तक अपना हंगरी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया आदि तक अपना साम्राज्य का विस्तार किया। किसने? बादू ने। उसके बाद में ओगोदेई का भी एक बेटा था गोमुख, जिसने 1246 से 1249 तक मंगोल का राजा बना रहा वो। इसके बाद में गोमुख के बाद में आया तलुई के 4 बेटे थे, जिसमें सबसे बड़ा बेटा था मोंके, जिसने 1251 से 1260 तक ये राजा बना रहा। उसके बाद में कुबलाई आया। कुबलाई को महान खान की उपाधि दी गई। इसके बाद हलाकू और बोके भी इसके उत्तराधिकारी थे। 1252 से 1254 तक ये राजा बना रहा। उसके बाद में कुबलाई आया। कुबलाई को महान खान की उपाधि दी गई। इसके बाद हलाकू और बोके भी इसके उत्तराधिकारी थे। 1254 से 1254 तक ये राजा बना रहा। उसके बाद में हलाकू और बोके भी इसके उत्तराधिकारी थे।
तो दोस्तों ये हुआ अपना यायावर साम्राज्य।